गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम वैद्युत सेल की पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने थोड़ी सी वैद्युत सेल के बारे में पढ़ी थी और आंतरिक प्रतिरोध देखा था। आज की क्लास में हम उसी वैद्युत सेल की पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो कल हमने देखा था कि यदि हमारे पास कोई वैद्युत सेल है तो यह एक वैद्युत सेल है जिसमें आप इसके ईएमएफ को ई बोलेंगे और आंतरिक प्रतिरोध को आर बोलेंगे। ईएमएफ को ई कहने का मतलब है आप क्या बोल रहे हैं, वैद्युत वाहक बल को ई बोल रहे हैं और आंतरिक प्रतिरोध आर बोल रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास फिर से एक ही तरीके का जो आपका सेल होता है, वैद्युत सेल होता है, वह हमारे पास अवेलेबल होता है, दूसरे तरीके का सेल अवेलेबल नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर वैद्युत सेलों का संयोजन कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया है, संधारित्र का संयोजन किया है और प्रतिरोधों का संयोजन किया है, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम वैद्युत सेलों का भी संयोजन कर सकते हैं। तो संयोजन क्या होगा, संयोजन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, दो प्रकार के संयोजन है, वही दो प्रकार के संयोजन होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, एक के बाद एक आपके यह जो वैद्युत सेल होंगे वह लगे रहेंगे। मान लीजिए इसका जो ईएमएफ है वह E1 है, दूसरा सेल हमने लगाया जिसका ईएमएफ A2 है और आंतरिक प्रतिरोध R2 है, और तीसरा हमने सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ E3 और आंतरिक प्रतिरोध R3 है। तो यदि आप इन सभी को जोड़ना चाहेंगे, इन सभी का योग करना चाहेंगे, तो आपके पास एक ही सेल आ जाएगा जिसका E इक्विवेलेंट, जिसका ईएमएफ E इक्विवेलेंट हो और आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो। तो E इक्विवेलेंट निकालने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन में आप क्या कर सकते हैं, आप सारे वैद्युत वाहक बलों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और R इक्विवेलेंट निकालने के लिए भी आप सारे आंतरिक प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। तो यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है जब आप श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे, किसका, वैद्युत सेलों का। ठीक है, इसके सूत्र को कॉपी कर लीजिए। फिर हम आते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम समांतर क्रम संयोजन में। तो यदि आप समांतर क्रम संयोजन करेंगे तो आपको पता है कि जो भी आपके क्या है, जो भी आपके पॉजिटिव टर्मिनल है वो सारे एक साथ जोड़े जाएंगे और जो भी आपके नेगेटिव टर्मिनल है वह टर्मिनल एक साथ जोड़े जाएंगे। मतलब आपने समांतर क्रम संयोजन में कुछ ऐसा किया, यह आपका E1 है, यह आपका R1 है, यह आपका E2 है, यह आपका R2 है, यह आपका E3 है और यह आपका R3 है। यहां पर यदि आपको क्या निकालना है, यहां पर यदि आपको तुल्य ईएमएफ और तुल्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो मान लेते हैं कि इन तीनों को हटाकर हमने एक ही वैद्युत सेल रख दिया E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का। तो यहां पर दो सूत्र आएंगे, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और दूसरा आएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यह दो सूत्र आएंगे जब आप क्या करेंगे, जब आप समांतर क्रम संयोजन करेंगे किन्हीं तीन सेलों। तीन सेल थे तो इसलिए हमने एक सेल यहां हमसे छूट गया, ये हम E3 बाई R3 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम 1 बाई R3 भी लिख सकते हैं। तो तीन जो सेल हैं, तीन सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए आप यह तुल्य वैद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध की जो आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वह यहाँ पर आ सकता है। तो यह हमारी वैद्युत सेल और आंतरिक प्रतिरोध की बात हो गई। यहां पर हमने देखा कि यदि आप सेलों का संयोजन भी करेंगे तो सेलों के संयोजन में क्या हो जाएगा, सेलों के संयोजन में आपके पास जो वैल्यूज हैं वह वैल्यू क्या होंगी, बदलेंगी। तो चलिए आइए
इसी पर आधारित हम एक क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। प्रश्न लिखिएगा, 4 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 8 ओम आंतरिक प्रतिरोध। 4 वोल्ट वैद्युत वाहक बल एवं 8 ओम आंतरिक प्रतिरोध। 4 वोल्ट वैद्युत वाहक बल एवं 8 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 3 समरूप सेलें वाली 3 समरूप सेलें वाली 3 समरूप सेलें वाली 3 समरूप सेलें 6 ओम प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। 6 ओम प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। 6 ओम प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। जोड़ी गई है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 1.5 एम्पियर हो, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 1.5 एम्पियर हो 1.5 एम्पियर हो तो आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो आंतरिक प्रतिरोध जो R है उसका मान ज्ञात करें। दो मिनट का समय है आपके पास इस प्रश्न को करने के लिए। यदि आपसे हो तो आप चैट सेक्शन में उत्तर बतला सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर 3 सेल की बात की गई है जो कि समरूप है। समरूप कहने का मतलब कि तीनों की जो वैद्युत वाहक बल है 4 वोल्ट वह क्या है, समान है, और तीनों की जो आंतरिक प्रतिरोध R है वह भी समान है, और इन तीनों को 6 ओम के एक बाहरी प्रतिरोध से क्या कर दिया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम के एक बाहरी प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। वैद्युत धारा की मान आपके पास दी हुई है। तो यदि आप यहाँ पर तुल्य किसकी बात करें, तुल्य आप वैद्युत वाहक बल की बात करें तो ये क्या होगा, 4 + 4 + 4 मतलब 12। और यदि आप आंतरिक तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो यह R + R + R बराबर 3R। लेकिन यदि आप इस वैद्युत परिपथ को देखें तो इसमें 3R जो है वह तो आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है, लेकिन साथ में ही एक 6 ओम का बाहरी प्रतिरोध भी लगा हुआ है। तो जो R इक्विवेलेंट होगा, जो तुल्य प्रतिरोध इस परिपथ का होगा, वह आंतरिक तुल्य आंतरिक प्रतिरोध में बाहरी प्रतिरोध को जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, यह वैद्युत परिपथ की तुल्य प्रतिरोध है, जबकि यह जो है वह तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। तो यदि आप इसका मान लिखें तो यह 3R + 6 हो जाएगा। जो आपको धारा का मान है वह धारा का मान क्या होता है, धारा का मान होता है E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट + R। मतलब बेसिकली आपके पास धारा जो है वह वैद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध
प्रतिरोध यहाँ पर कौन सा लेना पड़ेगा, वैद्युत परिपथ की तुल्य प्रतिरोध लेना पड़ेगा, जिसका मान हमें क्या है, R इक्विवेलेंट प्लस R। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कि धारा जो कि सवाल में हमें दी हुई है कि 1.5 एम्पियर है, तो 1.5 बराबर E इक्विवेलेंट का मान हमने 12 निकाला है बटे R इक्विवेलेंट का मान 3R प्लस 6। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो R का मान आ रहा है वह R का मान 2/3 ओम आएगा। यह जो R का मान यहां से आएगा यह क्या आएगा, 2/3 ओम। GIC 12 चीरा से भी 2/3 ओम उत्तर आया था, जो कि सही उत्तर है। चलिए, तो अब हम यहां पर करते हैं प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। ताप पर निर्भरता। तो देखिए, जो सबसे पहले हमने देखा था, हमने जब ओम्स का नियम देखा था, ओम का नियम देखा था, तो हमने यह बोला था कि हमारे पास जो V बराबर IR है वह किसी एक नियत ताप पर होना चाहिए। यदि यह नियत ताप पर नहीं होगा तो हमने यह बोला था कि नियत ताप होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताप के साथ जो है वह क्या होता है, वह प्रतिरोध का मान बदल जाता है। तो अब हमें यह देखना है कि यदि हम ताप में बदलाव करें तो हमारा जो प्रतिरोध का मान है वह प्रतिरोध का मान कैसे बदलेगा, कि प्रतिरोध में कितना बदलाव होगा यदि हम ताप को क्या करें, बदलें। तो इसके लिए एक हमारे पास छोटा सा सूत्र होता है, जिस सूत्र को यदि हम याद कर लें तो हम यह निकाल सकते हैं कि कितने ताप के बदलाव पर कितने प्रतिरोध में बदलाव आ रहा है। जैसे कि हम जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं R2 बराबर R1 प्लस अल्फा R1, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बार बार R1 ना लिखकर हम इसे क्या कर लें, R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो यह एक सूत्र है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रतिरोध का मान बतला सकते हैं, जहां पर अल्फा जो है वह स्थिरांक है। आप इसे क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक भी बोल सकते हैं। अल्फा का जो नाम है वह क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक भी आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं। तो इस सूत्र से आप यह देख सकते हैं कि यदि आप ताप में बदलाव करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ताप में बदलाव करके आपके पास प्रतिरोध में बदलाव आएगा। यही सूत्र सेम जो है वह प्रतिरोधकता के लिए भी लागू हो जाता है। यदि आप प्रतिरोधकता में भी लगाना चाहेंगे तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि ρ2 बराबर ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। जहां T2 और T1 क्या है, दो ताप है जिस पर हम प्रतिरोधकता का मान मापना चाह रहे हैं, और जो हमारा अल्फा है वो क्या है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक हो जाएगा। अब दूसरी बार में अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा जो होगा वह प्रतिरोधकता ताप गुणांक हो जाएगा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक हो जाएगा।
तो ये जो है यह आपके क्या है, यह आपके दो सूत्र हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है उनका मान बदल रहा है। किसके कारण? ताप के कारण। तो आइए एक प्रश्न करते हैं इस पर, जिससे कि हमें पता चले कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या बदलाव आ पा रहा है। तो प्रश्न लिखिएगा, धातु की एक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, धातु की एक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1.25 ओम है, 1.25 ओम है। इसको दोगुना करने के लिए, इसको दोगुना करने के लिए, इसको दोगुना करने के लिए, दोगुना करने के लिए किस ताप पर, करने के लिए किस ताप तक गर्म करना होगा, गर्म करना होगा। और यहाँ पर अल्फा का मान दिया है, जो प्रतिरोधक ताप गुणांक है उसका मान दिया गया है 0.00375 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह एक प्रश्न है जो कि प्रतिरोध के ताप के बदलाव पर निर्भर कर रहा है। तो इसको आप 2 मिनट का समय है, आप इसे हल करें। जो अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है प्रतिरोध का, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस एल्फा T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, जो भी आपकी है वो बात बराबर है, T2 माइनस T1, उसको आपको क्या करना है, उसी सूत्र को आपको लगाना है। यहां पर आपको क्या है, T2 का मान पता नहीं है, तो इस T2 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र में लगाएं और जो T2 का मान है वह T2 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, हमारे पास सूत्र बोल रहा है कि R2 बराबर R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। यहाँ यदि आप R2 का मान रखें तो यह 2R1 के बराबर बोला जा रहा है, और यहाँ R1 प्लस 1 एल्फा T2 माइनस T1 का मान हमें 0 दिया हुआ है। यदि आप यहां से अल्फा का मान निकालें तो देखिए यह जो है यह हो जाएगा R1 बराबर, या आप R1 से R1 को यहां काट भी दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यह जो मान हो जाएगा यह हो जाएगा 2 बराबर 1 प्लस एल्फा T2, जिसको कि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बराबर अल्फा T2, या फिर T2 का जो मान होगा वह हो जाएगा 1 बराबर बटे अल्फा। अल्फा का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है 0.00375। इसे यदि आप सॉल्व करेंगे 0.00375 को, तो यह 266.67 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, 266.67 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपका द्वितीय ताप है वह ताप आपको यहाँ पर बताया गया है, यही निकालना था। तो जिसका उत्तर 266.67 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। उत्तर जो है वह आपको डिग्री सेंटीग्रेड में ना देकर, ऑप्शन यदि आपका यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ गया तो केल्विन या फ़ारेनहाइट में भी दिया जाता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत बार यह जो उत्तर है वह डिग्री केल्विन या डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है,
जिससे आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप पहले डिग्री सेंटीग्रेड में ही निकाल लें, उसके बाद उसे केल्विन और फ़ारेनहाइट में बदलने का तरीका आपने क्लास 11वीं में जब ताप पढ़ा होगा, ताप एवं ऊष्म गति की, तब आपने वहां पे पढ़ा होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं, लिखित परीक्षा वैसी दे रहे हैं जिसमें टिक मार्क नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यह 266.67 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको जिस प्रकार का ऑप्शन दिया है उसी हिसाब से सवाल को जो है वह सॉल्व करना पड़ता है। तो यह था प्रतिरोध का ताप में बदलाव। सेम इसी तरीके से आपका क्या आ सकता है, आपका प्रतिरोधकता में भी ताप के कारण बदलाव आएगा। तो यहीं पर जो सवाल है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता 1.25 ओम मीटर है, इसको दोगुना करने के लिए किस ताप तक गर्म करना होगा। तो यह जो सवाल है, क्योंकि सूत्र सेम ही है, तो सेम सूत्र के कारण आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास क्वेश्चन जो होगा वो सेम ही आएगा। तो आप प्रतिरोध करें या प्रतिरोधकता करें, बात जो है वो बराबर है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास दो चीजें हैं। पहला है हमारा वैद्युत चालकत्व। तो जो वैद्युत चालकत्व है, वह वैद्युत चालकत्व जो है वो हम सिंपल सा बोलते हैं कि यह वैद्युत प्रतिरोध के का जो रेसिप्रोकल है, जो व्युत्क्रम है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चालकत्व बोलते हैं। तो यदि आप बात करना चाहें वैद्युत चालकत्व की, तो वैद्युत चालकत्व जो है, चालकत्व जो है वह 1 वैद्युत प्रतिरोध है, 1 प्रतिरोध है। इसको यदि आप लिखना चाहें तो G बराबर 1/R, तो इसका जो SI मात्रक है, वह SI मात्रक क्या है, वह SI मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक है वह ओम होता है, और 1/ओम क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो यह बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि बीच बीच में हमारे रह गए हैं, जो कि आगे प्रश्न करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। क्योंकि जब हम मिक्स्ड प्रश्न करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें कहीं कहीं चालकत्व दे देगा, तो हमें पता होना चाहिए कि चालकत्व जो है वह क्या होता है। अभी इससे पहले हमने क्या देखा कि प्रतिरोध का जो बदलाव है ताप के साथ, वह प्रतिरोध का बदलाव ताप के साथ कैसा होगा। तो वो भी देखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें ताप यदि बदल रहा है तो हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके सूत्र हमें याद होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए इस पर एक प्रश्न कर लेते हैं। यदि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी वैद्युत चालकत्व ज्ञात करें। छोटा सा प्रश्न है, यदि किसी तार की वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी चालकत्व ज्ञात करें। तो उसकी चालकत्व ज्ञात करें। तो जो आपका चालकत्व है वह 1/R होगा, मतलब यह 1/500 होगा। और 1/500 को यदि आप दशमलव में लिखना चाहेंगे तो यह 2 गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा, मतलब 0.002 ओम इनवर्स। तो यह क्या है, आपका वैद्युत चालकत्व है। इसी वैद्युत चालकत्व की बात आप कहां करते हैं, आप केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें आप क्या करते हैं, वैद्युत चालकत्व निकालते हैं। किसका वैद्युत चालकत्व निकालते हैं, तो आप वैद्युत सेल का वैद्युत चालकत्व निकालने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास G बराबर क्या है, 1/R, और यह इसका जो आपका SI मात्रक होगा वह ओम इनवर्स होगा। तो जैसे हमने वैद्युत चालकत्व तो पढ़ा, तो दूसरा जो होता है वह होता है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता,
तो वैद्युत चालकता जो है वह क्या होता है, वह 1 बटे वैद्युत प्रतिरोधकता होता है। इसको आप बोलते हैं 1 बटे वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता। तो आप जो है वैद्युत चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं। तो यदि आप सिग्मा का मान लिखना चाहें तो सिग्मा बराबर 1 बटे रो होता है। सिग्मा का मान किसके बराबर हो गया, सिग्मा का मान 1 बटे रो के बराबर हो गया। इसका भी यदि आप क्या करना चाहें, इसका भी यदि आप एसआई मात्रक लिखना चाहें तो इसका एसआई मात्रक जो होगा वह ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। इसका एसआई मात्रक जो है वह क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। और ओम इनवर्स को आप या तो महो बोल देते हैं तो यह महो मीटर इनवर्स होगा, या फिर इसे ही आप साइमन मीटर इनवर्स बोलते हैं। फिर से यह जो साइमन आपने यूनिट लिखा है, यह साइमन यूनिट जो है, सीमेन या साइमन बोलते हैं इसे। तो जो सीमेन यूनिट आपने लिखा है वह सीमेन यूनिट हम केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर होता है उसमें हम इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो आपका वैद्युत चालकत्व है और वैद्युत चालकता है वह एग्जैक्ट निकालना, उसके जो दूसरे सूत्र हैं, किसी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, हमने देखा था कि जो हमारे वैद्युत सेल होंगे वह प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल की वैद्युत चालकता और वैद्युत चालकत्व जो निकालना है, सेल के जो आपके चीजें दी हुई होंगी उसके हिसाब से, वह आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। तो चलिए इसी पर आधारित, इन्हीं सूत्रों पर आधारित एक और छोटा सा प्रश्न करते हैं। प्रश्न लिखिएगा, 200 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के एक तार, 200 सेंटीमीटर लंबे तथा, देखिए तो एक ये तार है जो कि क्या है, 200 सेंटीमीटर लंबा है, 200 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट तथा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के एक तार का प्रतिरोध, के एक तार का प्रतिरोध 5 गुने 10 के पावर -4 ओम है। के एक तार का प्रतिरोध 5 गुने 10 के पावर -4 ओम है। तार के पदार्थ की वैद्युत चालकता ज्ञात करें। तार के पदार्थ की वैद्युत चालकता ज्ञात करें। तार के पदार्थ की वैद्युत चालकता ज्ञात करें। दो मिनट का समय आपके पास, आप यह प्रश्न सॉल्व करके चलिए तो बात करें वैद्युत चालकता की। तो वैद्युत चालकता का सूत्र हमने अभी अभी पढ़ा है, सिग्मा बराबर 1 बटे रो। यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास R बराबर रो L बटे ए दिया गया है, तो रो का मान R गुने ए बटे L होगा। R आपको दिया हुआ है 5 गुने 10 के पावर -4। क्षेत्रफल जो है वह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, मतलब इसको 10 के पावर -4 से गुना करना पड़ेगा। और यह 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 2 मीटर दिया हुआ है। तो आप सिग्मा का मान निकालना चाहें तो वह 1 बटे रो, मतलब इसका जस्ट उल्टा होगा, तो 2 बटे 10 के पावर -7। तो आप यदि इसे सॉल्व करें तो यह 2 गुने 10 के पावर 7 जो है वह आपकी क्या आएगी, वैद्युत चालकता आएगी। वैद्युत चालकता का एसआई मात्रक अभी अभी हमने देखा है कि सीमेन मीटर इनवर्स होता है, या फिर महो मीटर इनवर्स होता है, या फिर ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स होता है। तो यह बेसिक सा प्रश्न है। जो प्रश्न आपका क्या है, बिल्कुल सूत्र पर आधारित है। बस यहाँ आपको चालकता निकालनी थी, तो चालकता के लिए जो प्रतिरोधकता है वह आपको किसके सूत्र से निकालनी पड़ेगी? आपको प्रतिरोध के सूत्र से निकालनी पड़ेगी। यही यदि चालकत्व की बात होती तो चालकत्व सीधे आपका 1/5 गुने 10 के पावर -4 हो जाता, या फिर उसका मान 0.2 गुने 10 के पावर 4 आता। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा की। वैद्युत ऊर्जा देखिए, यदि किसी तार में आपने कोई तार लिया और उसमें क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो प्रवाहित होने के कारण हमने यह अनुगमन वेग में भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। यही जो ऊर्जा है वह वैद्युत ऊर्जा की तरह, यही जो ऊर्जा है यह वैद्युत ऊर्जा होती है। जनरली ऐसा देखा गया है कि यह जो वैद्युत ऊर्जा है वह ऊष्म ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, यदि आप किसी बिजली के उपकरण को बहुत देर तक चलाएंगे तो आप देखते हैं कि वह उपकरण जो है वह गर्म हो जाता है। वह गर्म किसके कारण होता है, तो वह वैद्युत ऊर्जा के कारण होता है। अब यह जो ऊष्म पैदा हो रही है, यह जो गर्मी पैदा हो रही है, यह ऊष्म हमारे लिए क्या है, यूजफुल नहीं है, हमारे लिए लाभकारी नहीं है। क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी पैदा होगी उतनी ही कम ऊर्जा जो है वह कोई उपकरण इस्तेमाल कर पाएगा कोई सही काम करने के लिए। जिसके कारण आपको क्या करना है, जिसके कारण आपको यह देखना है कि आपके पास क्या हो, आपके पास कम से कम यह ऊर्जा प्रवाहित हो, यह जो ऊर्जा बन रही है यह कम से कम बने। तो हम ऊर्जा कम करने के लिए तो कुछ उपयोग करते ही हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे धातु निकाले या कुछ ऐसी चीजें निकाली, ऐसी चीजें बनाई जिनमें यह ऊर्जा अधिक से अधिक हो सके और उस अधिक से अधिक ऊर्जा का भी हम इस्तेमाल कर लें। जैसे कि हमारे पास उपकरण है गीजर, आयरन, टोस्टर, ऐसे छोटे छोटे जो उपकरण है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, यह किस पे करते हैं, यह वैद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करते हैं। तो पहली तो बात यह है कि वैद्युत ऊर्जा क्यों उत्पन्न हो रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो उनके बीच क्या हो रहा है, उनके बीच संघट या टक्कर हो रहा है, जिस टक्कर के कारण कुछ ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जा रही है। इस ऊष्मीय ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं किसमें, कुछ उपकरणों में, जैसे हीटर, गीजर, टोस्टर। बात करते हैं कि यह जो वैद्युत ऊर्जा है, यह वैद्युत ऊर्जा किसके बराबर होगी, यह जो वैद्युत ऊर्जा है वह वैद्युत ऊर्जा किसके बराबर होगी। तो हमने एक सूत्र पढ़ रखा है कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुने विभव, और आवेश को यदि आप लिखें तो यह I गुने T गुने V। तो यह जो कार्य हुआ वह क्या हो गया, VIT, और यही कार्य जो है वह ऊर्जा के रूप में बाहर आता है। तो E बराबर पहला सूत्र क्या हो गया, VIT। यदि आप ओम्स के नियम से V बराबर IR लिख दें तो ऊर्जा का जो दूसरा सूत्र है वह हो जाएगा I²R T। और यदि आप यही ओम्स लॉ से I का मान V बटे R लिख दें तो E बराबर जो होगा वह होगा V²/R इंटू T। तो यह जो सूत्र है, यह तीनों सूत्र हमारे ऊर्जा के सूत्र हैं, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, जिस पर हम ऊर्जा निकाल सकते हैं कि आखिर यह ऊर्जा कितनी हो रही है। ऊर्जा जो है वह जनरली ऐसा देखा गया है कि जो एसआई मात्रक है ऊर्जा का वह जूल है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि ऊर्जा का जो मात्रक है वह हम कैलोरी भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जूल को कैलोरी में बदलना आना चाहिए। तो हम जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग दे देते हैं।
तो यह वैद्युत ऊर्जा के 3 सूत्र हो गए और इन तीनों सूत्रों से हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वह ऊष्मीय प्रभाव का भी ध्यान, ऊष्मीय प्रभाव पर भी हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऊष्मीय प्रभाव पर बहुत सारे उपकरण हमारे जो हैं वह निर्भर करते हैं। आइए अगली बात जो हम करते हैं, ये सूत्र पहले आप कॉपी कर लीजिए, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात जो हम करते हैं वो हम करते हैं वैद्युत शक्ति की। तो यदि आप नॉर्मल शक्ति की बात करें तो शक्ति जो होता है वह कार्य बटे समय होता है। जो नॉर्मल शक्ति भी होती है वह क्या होती है, कार्य बटे समय, कि कोई चीज कितने समय में कितना कार्य कर रहा है वही उसकी शक्ति को दर्शाएगी। तो वैद्युत शक्ति जो होगा वह क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा बटे समय, वैद्युत ऊर्जा बटे समय। और वैद्युत ऊर्जा का अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है VIT बटे T, या फिर I²RT बटे T, या फिर V² बटे R गुने T बाई T। T से T हर जगह क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो आपके पास वैद्युत शक्ति की जो सूत्र आई वह आई VI I²R और V² बाई R। ऊर्जा के सूत्र से T हटा दें तो शक्ति का सूत्र हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा के सूत्र से यदि हम T हटा दें तो यह क्या हो जाएगा, यह शक्ति का सूत्र हो जाएगा। चलिए, तो इन्हीं ऊर्जा एवं शक्ति के सूत्रों पर आधारित हम एक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 1000 वोल्ट 1000 वाट 250 वोल्ट 1000 वाट 250 वोल्ट 1000 वाट 250 वोल्ट हीटर की प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध ज्ञात करें। तो वॉट जो है वह SI मात्रक है आपका, किसका, SI मात्रक है आपका। यहां देखिए, इसका यदि आप शक्ति की SI मात्रक की बात करेंगे तो शक्ति की SI मात्रक जो होगी वह जूल बटे सेकंड होगी, और इसी जूल बटे सेकंड को आप क्या बोलेंगे, वॉट बोलेंगे। तो वॉट जो है वो किसकी SI मात्रक है, वॉट जो है वो शक्ति की SI मात्रक है। तो आपको यहाँ पर शक्ति दिया गया है और आपको यहाँ पर विभवांतर दिया गया है या वोल्टेज दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। कोई एक सूत्र लगाएंगे शक्ति का जिसमें शक्ति, प्रतिरोध और वोल्ट आता हो, वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध का यदि आपका उत्तर आ गया है तो आप चैट सेक्शन में बतला सकते हैं। चलिए, तो जो सूत्र है हमें पता है, P बराबर क्या होता है, V² बटे R होता है। मतलब यदि आप R का मान निकालें तो वह V² बटे P हो जाएगा, और V² का जो मान है वह क्या होता है, 250 गुने 250 बटे P का जो मान है वह क्या है, 1000 है।
तो आप यहां से शून्य से शून्य काट दें, शून्य से शून्य काट दें, यह हो गया 625/10, जिसको कि आप क्या लिख सकते हैं, जिसको कि आप 62.5 ओम लिख सकते हैं। तो बेसिक सा प्रश्न है, जो सूत्र हमने अभी पढ़ा उसी सूत्र पर आधारित, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 62.5 ओम जो है वह 62.5 ओम क्या आ गया, इसका प्रतिरोध आ गया। ऐसे सवालों में हमें एक चीज और ध्यान देना होता है कि जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध समान रहता है, प्रतिरोध जो है वह नियत रहता है, प्रतिरोध में कोई भी बदलाव नहीं होता है। यदि मान के चलिए कि आपने कोई बिजली का उपकरण अपने घर में लगाया, तो जो बिजली का उपकरण है, जो मान लीजिए आपने एक पंखा लगाया अपने घर में, तो पंखे में जो भी चीजें लगी हुई हैं, जो तार लगे हुए हैं, उनके प्रतिरोध जो है वह नहीं बदलते हैं। प्रतिरोध क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, जो उनमें चीजें इस्तेमाल हुई हैं, उन चीजों के कारण प्रतिरोध आता है, और वह चीजें बदल नहीं रही हैं तो प्रतिरोध नहीं बदलता है। तो यदि आप विभव बदलते हैं, जो विभवांतर है वो बदलते हैं, मान लीजिए आप 240 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट दे देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, विद्युत धारा पर प्रभाव होता है, विद्युत प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसे भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं जिसमें आपसे यह बोला जाता है कि पहले हम इसे 240 वोल्ट पर चला रहे थे और अब हम इसे 120 वोल्ट पर चला रहे हैं, तो किन चीजों में बदलाव होगा, तो प्रतिरोध में कभी भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब की प्रतिरोध एवं जलने पर वैद्युत धारा बतलाएं। जल की प्रतिरोध एवं जलने पर, जब बल्ब जल रहा होगा तो इसमें जो वैद्युत धारा बह रही होगी वह वैद्युत धारा कितनी होगी, यह दो चीजें आपको यहां पर बतलानी है। फिर से वही सूत्र लगेगा, प्रतिरोध तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं। यहां पर भी आपके पास क्या दी गई, यहां पर भी आपके पास शक्ति एवं क्या दिया हुआ है, यहां पर भी आपके पास शक्ति एवं विभवांतर दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले सूत्र लगा लेंगे P = V² R, वहां से आप R का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हमने जो सूत्र लगाया है P = V²/R। तो P का जो मान है वह है 100, V जो है वह आपका कितना होगा, 220 गुने 220 बटे जो R का मान है वह R का मान हमें निकालना है। तो यहां से यदि आप R को सॉल्व करें तो यह आपके पास कितना हो जाएगा, यह आपके पास हो जाएगा 220 गुने 220 बटे 100, शून्य से शून्य सारा आपका यह दोनों शून्य कैंसिल हो गया, तो R का मान 484 ओम आया। R का जो मान आया वह 484 ओम आया। अब यहां पर आपको विभवांतर पता है, प्रतिरोध पता है और वैद्युत धारा बतलानी है, तो आप ओम्स का नियम लगा सकते हैं V = IR। और यदि आपने V = IR लगा दिया तो I = V/R होगा। V का मान यहाँ 220 दिया हुआ है और यह 484 दिया हुआ है, यह 10 बार में और यह कितने बार में जाएगा, 22 बार में। तो यह 5/11 मतलब 0.45 एम्पियर इसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी। तो हमने प्रतिरोध भी निकाल लिया 484 ओम एवं वैद्युत धारा भी हमने निकाल लिया 0.45 एम्पियर। तो यदि यहां पर आपको सूत्र ज्ञात है, सूत्र आपको याद है, तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए जो कि आप हल नहीं कर पाएंगे। एक और प्रश्न करते हैं, इन्हीं सूत्रों पर आधारित प्रश्न लिखिएगा।
किसी प्रतिरोधक पर 147 ओम तथा 0.75 वॉट अंकित है। 147 ओम तथा 0.75 वॉट अंकित है। 0.75 वॉट अंकित है। किसी प्रतिरोध पर 147 ओम तथा 0.75 वॉट अंकित है। इनके सिरों के बीच अधिकतम वोल्टता ज्ञात करें। इनके सिरों के बीच अधिकतम वोल्टता ज्ञात करें। इनके सिरों के बीच अधिकतम वोल्टता ज्ञात करें। फिर से सूत्र जो है वह शक्ति दी हुई है आपको और प्रतिरोध दिया हुआ है और वोल्टता निकालनी है, तो आपको क्या करना है, वैद्युत शक्ति का ही कोई ना कोई आपको क्या कर देना है, सूत्र लगा देना है। 3 सूत्र हमने पढ़े हैं, उनमें से जो आपका सूत्र लगाना है वह आपको ढूंढना है अपने गिवन वैल्यूज के अनुसार। चलिए, तो यदि हम सूत्र की बात करें तो हमने 3 सूत्र पढ़े थे, उसमें से हमारे हिसाब से P बराबर V² बटे R का हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें यही चीजें दी गई हैं। P दिया हुआ है, V निकालना है और R दिया गया है। तो यदि आप यहाँ पुट करें तो 0.75 बराबर V² बटे 147। तो V² का जो मान है वह 147 गुने 0.75 है। तो V का मान जो है वह √147 गुने 0.75 है, जिसको कि आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपके पास यह जो उत्तर आएगा वह 10.5 वोल्ट आएगा। तो यदि यहाँ पर आपको शक्ति का सूत्र ज्ञात है, शक्ति का सूत्र आपने याद कर रखा है, तो प्रश्न जो है वह बहुत आसान ही है, कोई ऐसा बहुत कठिन प्रश्न जो है वह नहीं है। तो वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति, वैद्युत ऊर्जा मैंने आपको पहले भी बताया है कि वैद्युत ऊर्जा का जो है वह वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। हम उन्हें ऐसे वैद्युत उपकरणों में इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो ऊष्म ऊर्जा होती है उस ऊष्म ऊर्जा से हम कोई कार्य करा लेते हैं। और दूसरा जो हमारा है वह हमारी क्या है, शक्ति है। तो शक्ति जो है, हम शक्ति के ही बेसिक न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। शक्ति और ऊर्जा में सिर्फ एक टी का अंतर होता है। टी के बदलाव करने से शक्ति और ऊर्जा जो है वह बदल जाती है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले वैद्युत सेलों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक जैसे चालकता, चालकत्व, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का तापमान पर निर्भरता, शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ा। अब हम आगे जो है अपनी पढ़ाई को, वैद्युत धारा की पढ़ाई को आगे अगले क्लास में जारी रखेंगे।